आ जाओ। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताई थी कि जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है? दैट लीड्स टू करंट। दैट लीड्स टू, हमने बोला चला करंट आता है तो रेस्ट चार्ज चलते हैं, बट असलियत में रेस्ट चार्ज, असलियत में रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड चलाना पॉसिबल। तो हमने सोचा एक नई टाइप की फील्ड जनरेट होती है। हमने देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू अ न्यू टाइप ऑफ फील्ड दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज नोन एज, जो मैं बोला चमका, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, पक्की बात। तो दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने समझ गया कि भाई साहब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आता है। हमने बोला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन में लेते हैं। किसमें लेते हैं? जिसको हमने वोर्टेक्स रीजन भी बोला था। हमने बोला ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक नई टाइप की फील्ड है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोला गया क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज रखती है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी रखती है वो ये है कि F बराबर QE को फॉलो करती है, पर ये हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। और हमारे लिए क्लोज लूप हमेशा सर्कुलर है। हमारे लिए क्लोज लूप हमेशा नहीं आया, हमारे लिए क्लोज लूप हमेशा सर्कुलर है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बट ठीक भाई, वो हमेशा क्लोज लूप हमारे लिए सर्कुलर है। वो सर्कुलर क्लोज लूप से उसके बाद हमने बोला कि असलियत में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता कितना है। अच्छा, अगर क्लोज लूप है तो फिर ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसी फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं, क्योंकि अगर पूरे इसमें चक्कर में देखेंगे तो वर्क डन जीरो नहीं। ठीक भाई सब, तो एक अपनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, बराबर QE को फॉलो करती है। इसके मैग्नीट्यूड के लिए हमने बोला इंटीग्रल E.dl, इंटीग्रल दैट इज फॉर क्लोज लूप, इट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस दैट कम्स फ्रॉम Faraday's law, that is d∅/dt। तो इसे ऐसे सॉल्व करने से E into 2πr, लास्ट सेगमेंट E into 2πr इक्वल टू, ध्यान से देखो तो आया d∅r² dB/dt। उससे E के लिए भाई r/2 dB/dt। बोलो क्लियर है? yes, चलो मान लो एक सवाल मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना। मान लो किसी जगह पे B इक्वल टू, बस 2 3 4 5 सवाल कराने हैं अपन, बाकी अपन आगे दूसरे सेगमेंट पढ़ेंगे। मान लो B0T² इज द मैग्नेटिक फील्ड, इज द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो चेंज हो रही है, फिक्स्ड है? चेंज हो रही है, बहुत बढ़िया है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। चलो भाई, बहुत सुंदर। मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर सेंटर, इसके सेंटर से यहां पे छोटा और दूरी पे इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया जिसका मास E है, जिसका मास E है। बोलो क्लियर? इसका मास E है। बोलो क्लियर? अगर मैं इसको यहां पे छोड़ दूं, कितने पे? सपोज रिलीज्ड एट T0 टाइम, बोलो पक्का? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे जल्दी बोल। रिलीज एट T0 टाइम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी बोल। क्या जो भी पहले बताओ, ध्यान देखो, अगर ये पूरी की पूरी रिंग होती तो क्या करंट ऐसे बहता? मैग्नेटिक फील्ड बड़े तो करंट ऐसे बहता, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा। पहले था यस और नो। सिंपली जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा E/m। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा, व्हाट इज E याद कर कैलकुलेट करके देगा, r/2 dB/dt। सर आवाज नहीं है यार। r/2 dB/dt, बस खत्म। अब क्या था? एक्सेलरेशन के लिए E/m इंटू r/2 dB/dt की वैल्यू कितनी? 2B0T0। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। 2 ने 2 को, बस ये आंसर है। तुम नहीं कर पाए भाई साहब? अरे कर पाए, नहीं कर पाए? अरे सोच लो। अरे पक्का? चलो और सोच। और एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ। उन्होंने ऐसे एक इलस्ट्रेशन और कह दिया, मैं तेरे को बताता हूँ। मान लो उन्होंने बोला कि ऐसे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, खुबाच। उन्होंने क्या करा? उन्होंने बोला मैंने एक इंसुलेटर रिंग ली। क्या लिए? ध्यान सुनना, मैंने एक इंसुलेटर रिंग ली, कंडक्टिंग रिंग नहीं ली। कैसे रिंग ली? इंसुलेटर रिंग। मतलब समझो कि लकड़ी की अपन ने रिंग ले ली। किसी रिंग ले ली, पर साला उस पर चार्ज चिपका दिया। ध्यान सुनना, इंसुलेटर रिंग। कैसी रिंग? मान लो मैंने इंसुलेटर रिंग ले ली, ठीक, जिसका रेडियस है मान लो R। कितना है? R। इसका रेडियस है R, इसका मास M है। किसका? रिंग का। और इंसुलेटर पे चार्ज और इस पे चार्ज का क्या मतलब है? कोई सेम बात है, अलग अलग है? इसमें चार्ज दौड़ नहीं सकता या दौड़ सकता है? वो कंडक्टर के अंदर नहीं दौड़ सकता।
वो फिक्स्ड है इंसुलेटर पे, यस और नो? अब सोच के देख, मान लो इसमें चार्ज है कैपिटल क्यू, कितना है? पक्की बात। और मैग्नेटिक फील्ड है बी बराबर बी नॉट टी ले लेते हैं, ठीक। और बी बराबर बी नॉट टी ले लेते हैं, ये हम लेते हैं, मास लेते हैं, रेडियस आर ले लिया, चार्ज क्यू ले लिया, क्लियर? अब होगा क्या पहले तो बताओ, सवाल तो मैं पूछ लूंगा तुमसे। एक इंसुलेटर रिंग है जिसपे चार्ज है, पूरी रिंग घूमने लगेगी। सोचो क्या होगा, कौन घूमेगा? चार्ज घूमेंगे, रिंग घूमेंगे? एक बात है, अलग अलग है। चमका, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। पता सवाल क्या पूछा गया? पूछा गया फाइंड कि t इक्वल टू 0 पे रिलीज्ड, t इक्वल टू 0 पे रिंग रिलीज्ड। पता है सवाल क्या पूछा गया? t इक्वल टू 0 रिंग इज रिलीज्ड, फाइंड ओमेगा एट टाइम t नॉट। ये सवाल है, फाइंड ओमेगा एट टाइम t नॉट। पहले सोचो ध्यान से, जो रिंग है, ये जो रिंग है, इसका कोई भी छोटा सा सेगमेंट लो जिसमें चार्ज है dq, कितना है? तो किसी भी r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट लेफ्ट? सोच के बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट। क्यों लेफ्ट है? जैसे करंट, अरे यार याद इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे दिखाई थी यार? रिंग मान लो, रिंग में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वैसे ही इसकी डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है कितनी? r/2 dB/dt। r/2 dB/dt मीन्स b नॉट। r/2 बोला था, चमका कि नहीं चमका? तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है r/2 b नॉट। तो इससे फोर्स कितना हुआ? dq इंटू ई। इसी वजह से टॉर्क लगा कि नहीं लगा? तो अगर ध्यान दे तो हर जगह से ऐसे लगा। तो अगर ध्यान से तो इस रिंग पे df 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 हर जगह टेंजेंशियल लग रहा है। कुल मिला के रेट 0 है, पर क्या इसे घुमा रहा है? अगर आप ध्यान देखो तो इस रिंग पर जो इस छोटे से एलिमेंट, ध्यान देखो अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, कि अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लगाया था df, ऐसा कैसा फोर्स df इधर भी प्रेजेंट है, देख। सो नेट इज 0, बट क्या दैट इज कंस्टिट्यूटिंग ए कपल टॉर्क? दैट इज कंस्टिट्यूटिंग है। यार तुम्हें नहीं आया? अच्छा आप ध्यान देखो तो हर जगह फोर्स और आर्म एंगल 90 है। फोर्स और आर्म एंगल 90 है। बोल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अच्छा हर जगह ई सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर उसी के साथ साथ क्या क्यू भी मतलब डीएफ की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और आर के हमेशा परपेंडिकुलर रह रहा है, यस और नो? मतलब लिखा गया डीएफ जो बेसिकली अपना टॉर्क है, वो क्या लिखा देख ध्यान से, अगर तू बहुत ध्यान देख तो आपका टॉर्क क्या है? क्यू ई आर। ध्यान सोच, क्यू ई आर डायरेक्ट टॉर्क है, देख सारा जोड़ोगे चाहे इंटीग्रेट करो कुछ भी करो यही आएगा। अरे कुल मिला के चार्ज तो क्यों हो गया ना यार, और हर जगह ई का मैग्नीट्यूड सेम है, और हर जगह जो फोर्स है वो आर में एंगल 90 है, तो कुल मिला के टॉर्क तो यही हुआ ना यार। अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? कोई बुराई वाली बात हुआ कि प्राण निकल गए? अरे पक्की बात। तो सब क्या था? क्यू ई आर इक्वल टू आई एल्फा, क्यू ई आर इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई एल। रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू कितनी है? क्यू ई बाई एम आर। ये कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है वेरिएबल है। ये कांस्टेंट इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन आती तो ये भी अल्फा टाइम का फंक्शन आता, तो शायद सवाल करना थोड़ा टफ होता। टफ क्या होता? अपन अल्फा को क्या डी ओमेगा बाई डी लिख देते। अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? अल्फा क्या है बेसिकली? हीलियम न्यूक्लियस नहीं है, तो अल्फा क्या है? गुड, शाबाश। तो पहले तो सही मान गए थे, हाँ। तो अल्फा, अब अपनी अल्फा के लिए अगर कांस्टेंट आ गई तो ओमेगा फाइनल क्या लिखेंगे? ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अरे नहीं आया? अब ओमेगा इनिशियल 0 है तो अल्फा रख दो, टी रख दो, वो आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। पहले तो तुम्हें बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? या प्राण प्रकेरु? अरे पक्की बात, अरे सोच लो। ये एक और अच्छा सवाल, 2-3-4 अच्छे ही कराऊंगा इसमें सेट, और पूरा याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। आइए बात आई, एग्जाम में क्या करा, ध्यान सुनना। उन्होंने बोला कि ऐसे एक रीजन है जिसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस रीजन का रेडियस आर है, इस रीजन का रेडियस क्लियर। उन्होंने बोला कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का
ग्राफ बना है। किसका ग्राफ? अगर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B नॉट T है, उन्होंने बोला किसका ग्राफ बना है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B नॉट T कितनी है? देखा, बना, ट्राई कर। फिर आता जब तक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या फॉर्मूला R/2 dB/dt लगेगा? R/2, तो उसमें तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए फॉर R लेस देन R, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है R/2 फॉर R लेस देन R, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इट इज E इक्वल्स टू R/2 dB/dt। इन दिस केस dB/dt इज B नॉट। अगर ये B नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R में कैसा रिलेशन है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, बेसिक फॉर्मूला आया था, ये बेसिक फॉर्मूला हमारा आया था इस रिलेशन से, इंटीग्रल E.dl इक्वल्स टू d∅/dt। याद है? भूल गया? तुमने E इंटू 2πr लिखा था, E इंटू, फिर फाइव में लिखा था B इंटू πr²। अगर हम बाहर की बात करें तो भी कहानी ऐसे चलेगी, बट कुछ डिफरेंट होगी। अगर बाहर हम ऐसे लिखें तो पूरे क्लोज चक्कर के लिए, पूरे फॉर R ग्रेटर देन R, सोच के देख क्या लिखेंगे? E इंटू 2πr, E इंटू, ये सबको समझ आया? E इंटू, अगर जीरो होगी तो आ जाएंगी, नहीं होगी तो दिखेगी। अरे हाँ ना बोल यार, ये इंटू 2πr सबको चमका? यार हाँ ना बोल। E इंटू 2πr इक्वल टू d∅/dt इक्वल टू 5 फ्लक्स होता है। इस लूप के फ्लक्स में जब एरिया लिखोगे तो बड़ा R छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा R, जबकि अपन छोटा R वाला ले रहे हैं जो असलियत में बड़ा है, पर जो बड़ा R है वो छोटा है। अरे वो मुझसे कंफ्यूज मत हो। अरे हाँ ना बोले यार, फिर तो जो मैं बोला चमका। तो असलियत में अपन जो फ्लक्स लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? B नॉट, सॉरी, πr² dB/dt। यार मुझे लगा ही तो मैं आया, तो ये R अब कैंसिल आउट नहीं हुए, तो E की वैल्यू क्या आई? R² B0/2R। क्या इट इज अ हाइपरबोलिक रिलेशन? इट्स अ हाइपरबोलिक। तो ऐसा रिलेशन आना था ये, R बराबर R तक ऐसा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ऐसे रीजन जो भी हम जनरेट करते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड भले बाहर जीरो होती हो, पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, अंदर लीनियरली बढ़ती है और उसके बाद वो घटती जाती है। और एक्सपोनेंशियली, मतलब अपने हाइपरबोलिकली घटती है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो लगभग गायब सी हो जाती है, पर फिर भी होती तो है। फिर आता जो मैं बोला क्या चमका? इस तरह का वेरिएशन होता है रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ होता है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? आइए मैं एक और बहुत खतरनाक और अच्छा सवाल आपको कराता हूं और अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, तो आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं, आइए सन्नाटो। हाँ जब आपने कहा था कि लूप तो बट डिटेक्ट करता है कि वहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन? हाँ होती है वो। क्या अच्छे दिन आने वाले इसी तरह फिर मर गए अपने। एक बढ़िया सवाल देता हूं, जोरदार, अगेन शानदार, जबरदस्त। मान लो ऐसे अपना रीजन है भाई साहब, ऐसे अपना क्या है? रीजन है। क्लियर? कैश प्राइस 50 रुपए इस पे। एक रॉड है लेंथ है इनकी, कई लोगों ने तो पेन रख दिया, छोड़ो। ये दूरी D, यहां से लेकर D दूरी पे L लेंथ की एक रॉड है पूरी ऐसी। बोलो क्लियर? आपसे बोला गया कि B इक्वल टू B0T, और ये भी आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक का रेडियस R है। मान लो पॉइंट A, ये पॉइंट B। आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B। ये क्या है? मैं आपको पहले बेसिकली बताता हूं, दो तरीके से समझाता हूं, ध्यान सुनना। कि
मान लो मैं यहां से असलियत में मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, वहीं से इंटीग्रल ई डॉट डीएल, इंटीग्रल वहीं से लाऊंगा। ई डॉट डीएल में इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएल और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल। क्यों ना मैं एक एलिमेंट ले यहां पे एक्स पे जाके डीएक्स, इस एलिमेंट के यहां पे ध्यान से देखो तो अगर आप ऐसे सर्कल बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। यार मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, समझ आया? हाँ ना बोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ऐसे सर्कल लेते हुए बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? R/2 dB/dt। इलेक्ट्रिक फील्ड तो R/2 dB/dt होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये थीटा है, मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये ई की वैल्यू हुई R/2 dB/dt। कितनी हुई? कितनी हुई? R/2। अच्छा R क्या हुआ? X, D या A? ध्यान देखो तो ये हुआ d sec थीटा। अरे कितना हुआ? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। कितना हुआ? कितना हुआ? कोई बुरे वाली बात? अब सोच ई, और अगर मैं इस जगह के लिए छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं, इस जगह के लिए छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डीई या डीवी पोटेंशियल डिफरेंस या डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या आप लिखेंगे? ई डॉट डीएक्स इंटू ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। क्या ई डॉट डीएल में ई डीएक्स कॉस थीटा? तो मैं दूर दूर तो कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? ई डीएक्स कॉस थीटा। तो जो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डीवी हमने लिखा वो लिखा ई डीएक्स cos theta, and what is the value of E? R/2। R की वैल्यू कितनी? d sec theta by 2 into B naught dx cos theta। ओहो, cos theta और sec theta ने एक दूसरे को, dv की वैल्यू कितनी आई? dv की वैल्यू आई B naught d by 2 dx, x की लिमिट, x की लिमिट -L/2 से L/2। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ, -L/2 से -L/2 से -L/2 से L/2, therefore potential difference is basically B naught LD/2। कई लोगों ने आंसर सही दिया था, इसने सही दिया था, इसने सही दिया था, उसने सही दिया था, तो मन्ने पर एक लॉजिक कम दिया था वो मैं दे रहा हूं, तूने सही दिया था। ध्यान देखो, फिर तो ये प्रोसेस समझ आया क्या? फिर तुम्हें नहीं आया, तुम्हें समझ नहीं आया? ये बेसिक सॉल्यूशन है इस सवाल का जो मैंने आपको दिया अभी। समझ आया कि उड़ गए सन्नाटे में? आया कि नहीं आया? B naught LD/2, B naught L, तो B naught LD/2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको नजर आया ऐसे। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह। और आगे चलते हैं। इस सवाल को सेकंड मेथड से भी करा जा सकता था, जो इन बच्चों ने सोच लिया था कुछ हद तक। देखो ध्यान से, सेकंड मेथड में इन्होंने क्या करा कि सर ऐसा करें ना, अपन एक ऐसा लूप मान लें जैसे ये लेंथ है लो। अरे यार, तो लूप बन गया। लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? d∅dt। अरे क्या होता है? अरे लूप मान लिया इन्होंने, एक ऐसा मान सकते हैं क्या? इसका एक डंडा ये है। अरे हाँ ना बोल। अब तो अगर बहुत ध्यान दे तो अगर हम ऐसे एक लूप मान लें, अगर हमें एक ऐसा लूप, अरे मुझे लगा नहीं तो मैं आया, मैं अगर हमें एक ऐसा लूप मान लें L, क्या चीज L इसका, तो ये D है, तो इसका एरिया कितना है? हाफ LD। कितना है? तो फ्लक्स कितना हुआ? फ्लक्स हुआ हाफ LD इंटू B naught T। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तो d∅dt की वैल्यू कितनी है? d∅dt की वैल्यू आई B naught L D/2। क्या दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप? पर मैंने बोला था पूरे लूप में, हमें तो सिर्फ एक लेंथ में चाहिए, तो ये 1/3 हुआ नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान सुनना, अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो अगर आंसर ये का यही मैच होना है, इसका मतलब इनमें 0 होना चाहिए। इनमें क्या होना चाहिए? तो उसका लॉजिक सुन क्यों 0 है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक की पूरी लाइन में देखो तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ऐसी। तो इस रॉड के लिए हर जगह E और DL में कितना एंगल? देखिए यहां पे ऐसे होगी, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? 0। इसमें कितना होगा? 0। तो जो पूरा का पूरा लूप में हुआ, ये हुआ कहां पर है? यार मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। प्राण प्रखेरु, अरे आया नहीं आया? उतार ले, खतरनाक सवाल।
हाँ, क्या कहते हो यार? बहुत बढ़िया। लता जो बोला यहां तक चमका? कोई बुराई वाली बात? अब सुन, एक और इसमें अच्छी बात कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देख। मान लो मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझाता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। देख, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4। बहुत बढ़िया। मान लो एक सवाल कराता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी, ध्यान सुनना। मैग्नेटिक फील्ड है 4√3 T0 टकला 4√3 T कितनी? बोलो भैया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बात है नहीं, सिमेट्रिकल रखा हुआ बिल्कुल, कंफ्यूज ना हो, ठीक? बड़े एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड कितनी है? 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर। ध्यान सुने अब। अच्छा, और इसकी जो ये वाली लेंथ है, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम। कितनी? इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये P, Q और R, बोलो क्लियर? पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q R। सवाल को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं है, पर वो समझ में ज्यादा यहां आता है, इसलिए यहां कराया गया है। सवाल सबको क्लियर है? पहले देखो, एक शानदार लूप है बढ़िया कंडक्टिंग वायर का, इसकी रेजिस्टेंस तीनों पार्ट की आपको दी गई है, उसकी साइड दी गई है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है एकदम अच्छे से। पहले बताओ मुझे सब लोग कि फ्लक्स कितना है? क्या एरिया है √3/4 A²? A² कितना? 2। इसने इसको क्या एरिया √3? हाँ तो मार दिया ना, √3 तो बचा। अरे तो मैंने लिखा था √3 है यार। फ्लक्स इज √3 into 4√3T, मतलब फ्लक्स कितना आया? 12T, मतलब इंड्यूस ईएमएफ कितना? 12 वोल्ट। कितना? तो करंट कितना हुआ सर्किट में? 12 बटे का टोटल रेजिस्टेंस 12 बटे कितना करंट आया? 3 एम्पियर। इसमें कितना रेजिस्टेंस है? 2। तो ड्रॉप कितना होगा? 3 × 2 6। यहां तक सब कुछ सही है, 3 × 2 × 6 गलत है। यही मेरे को सिखाना था, और मैं चाहता था एवरेज बच्चा यहां तक पहुंच जाए, क्योंकि यही बच्चा करता है। उसको गलती में बता रहा हूं, सुन ले पहले ध्यान से। जो यहां तक भी नहीं पहुंचा गया, ठीक है, बढ़िया बात, उसको तो पहुंचना ही है आगे बहुत। तो I = 3 एम्पियर, ये समझ आया? अब ये समझो, जो 12 वोल्ट आया ना, क्या आया? ये जो 12 वोल्ट आया, ये किस में आया? लूप में आया। किस में आया? लूप में। चूंकि ये तीनों वायर सिमेट्रिक हैं, तो असलियत में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा 4। इसमें भी रहा होगा, इसमें भी रहा होगा 4। तो इसमें 4 की बैटरी, इसमें 4 की बैटरी, इसमें 4 की बैटरी। असलियत में ये हुआ। अगर मैं आपको रियलिटी का सर्किट बताऊं तो वो ऐसा है, देखो ध्यान समझो इस बात को। रियलिटी का सर्किट ऐसा है, this is 2 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 4 volt, this is 4 volt, this is 4 volt. This is realistic circuit. अगर खाली IR तुम जोड़ लोगे, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 3, तो 12 जुड़ा है, तो नेट 0 कहां हुआ? लूप की कंडीशन सेटिस्फाई। रियलिटी में ये है सेटअप, तो नहीं आया। असलियत में E.dl ने इसमें एक बैटरी बना दी, कितने वोल्ट की? चूंकि ये तीनों बराबर है इसलिए 4। तो इसमें जो ड्रॉप आया इसमें, वो 4 है, IR है, या 4 - IR है? 4 - IR का मतलब -2।
कितना? 4 माइनस IR का मतलब -2 कितना? यार मुझे लगा तुम्हें आया। देख यहाँ पे 4 माइनस IR का मतलब 1 कितना? यहाँ पे 4 माइनस IR का मतलब 1 -2 0। अरे यार तब जाके पूरा लूप कंप्लीट हुआ है, वरना कंप्लीट तुम्हें दूर दूर तक बात समझ। ये अच्छा कंसेप्चुअल बात है जो मैंने आपको बोली है, तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट थोड़े कम पूछते हैं, बट अगर फिर भी आ जाए तो अपने को क्लैरिटी होनी कि ऐसे सवालों में ऐसे चला जाता है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है जो आपको अभी कराई गई है। तो ध्यान से, एक नॉर्मल बच्चे से यहां तक हो जाना चाहिए था 3 एम्पियर तक। कहां तक हो जाना चाहिए था? और उसको आंसर लगाना चाहिए था 6 वोल्ट। कितना लगाना चाहिए था? और वो गलती क्या है वो मैंने आपको पकड़वाई। पहले था जो बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो आंसर 4 माइनस IR है, यानी कि -2। अरे आवाज नहीं हो गया क्या? अरे पक्का? अब अपन एक और नई चीज पढ़ते हैं जिसे अपन कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। हेडिंग डालें सेल्फ इंडक्टेंस। नई युग की शुरुआत। आइए, सेल्फ इंडक्टेंस लिखो। सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में सुने। सेल्फ इंडक्टेंस असलियत में आपको 3 सर्किट एलिमेंट पढ़ने होते हैं। रजिस्टर क्या अपन पढ़ चुके हैं? दूसरा क्या पढ़ा? कैपेसिटर। एक तीसरा पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे इंडक्टर। क्या बोलेंगे? उसकी शुरुआत है ये, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? उसे इंडक्टर नाम अभी दिया जाएगा। ऐसे नहीं तुम इनसे पढ़ नहीं चुके, जो आप लूप वूप या सोलेनॉइड पढ़ चुके हो, ये सब इंडक्टर होते हैं। सोलेनॉइड पढ़ा था आप लोगों ने, उसे इंडक्टर भी कहते हैं। पर वो क्या काम करता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए अच्छे से। असलियत में होता क्या है मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो ये आपका इंडक्टर है, इंडक्टर बोलते हैं इनको। आपको भी अपना सोलेनॉइड समझो। क्या समझो? आप सोच, मान लो कि मैं सोलेनॉइड में अपना करंट बढ़ाओ। मेरे पास ऐसे सेटअप है, मैं करंट बढ़ा रहा हूं। करंट बढ़ा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अब खुद में समझना, सेल्फ का मतलब समझ में तुझे आ जाएगा। अब सोच के देख, अगर तू उसका ऐसे व्यू ऐसे देखे तो तेरे को क्या समझ आएगा? ऐसे देख, इसका ये तो साइड व्यू है, इसका ये इसका जो भी व्यू है। अब ये करंट बढ़ रही है, सोच करंट बढ़ेगा तो खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? अब तो खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी खुद ही में करंट की वजह से, तो खुद भी तो अपोज करेंगे लेंज लॉ से। यार तुम्हें नहीं आया भाई? जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें लूप होता था और ये मैग्नेटिक फील्ड कोई और जनरेट करता था। पर साला हमारे खुद में करंट है, उसकी वजह से हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हमें खुद में करंट चेंज हो रहा है तो क्या खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? तो लेंज लॉ से अपोज करने चाहिए हम, क्योंकि हमारे खुद के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जो हमारे इसी करंट को अपोज करेगा या चेंज को अपोज करेगा। किसको करेगा? ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा। अगर करंट कांस्टेंट रहता तो कोई तकलीफ वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात? अरे हाँ ना बोलिए आप, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। पर चूंकि करंट चेंज हो रहा है इसलिए खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसलिए खुद के अंदर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इससे उसे बोला गया सेल्फ। क्या बोला गया? खुद ही में चेंज की वजह से जो खुद ही में बदलाव आते हैं उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो कैसे समझाई जाती है, ध्यान समझना। जैसे अगर ध्यान समझो तो मान लो कि एक इंडक्टर है जिसमें करंट बढ़ रहा है, जिसमें करंट, अगर सोचो ऐसे करंट बढ़ रहा है, ये एक सर्किट है मान लो, तो ये कोई भी सर्किट है, ये सोर्स है, यहाँ पे क्या है? सोर्स। और ऐसे करंट बढ़ रहा है। मान लो कि अगर करंट बढ़ रहा है तो इसमें कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि वो करंट को घटाना चाहेगा कि बढ़ाना? घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना, घटाना बढ़ाना। तो ये क्या खुद एक बैटरी की तरह बनेगा? वो बैटरी जिसे अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आए? उसकी बैटरी कैसे बनेगी? ऐसे कि ऐसे? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला ऊपर वाला? क्या बैटरी ऐसे बनेगी जो इस करंट को घटाना चाहेगी कि बढ़ाना? तो बैटरी कैसे बने? ऊपर वाला नीचे वाला? क्या ऊपर वाला करंट ऐसे बढ़ाना चाहता है तभी तो बढ़ते हुए कोई घटाना चाहेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ऐसे। ऊपर वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया।
आया नहीं आया? अच्छा अब कितना? अच्छा अब भाई क्या होगा, कैसे होगा सर, ये तो समझ ही नहीं आया, क्या बात बन रही, ध्यान सुनते हैं। असलियत में ये बोला गया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट कितना है या करंट की रेट पे? करंट की रेट। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी। डी बाई आई इज वॉट? खुद ही में करंट है, उस खुद ही में करंट के चेंज की वजह, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है? अगर ये जीरो होगी तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जीरो होने का मतलब करंट कांस्टेंट है, कोई बुराई वाली बात? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। माइनस माइनस आता है उससे कोई मतलब, वो मैं डायरेक्शन समझा दूंगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का रियल फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी। एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मैं बता रहा हूं, थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा क्या ये डिपेंड करता है इस बात पर, कि साला अपना जो लूप है वो कैसा है, वो इंडक्टर है, एक लूप है, 4 लूप है, 10 लूप है, क्या इस बात पे मैटर करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अब ध्यान सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं, एल डी आई बाई डी टी असलियत में फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, माइनस वाले से कोई मतलब। इस एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं, ध्यान सुनना। सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है हेनरी। साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड, कंफ्यूज ना हो तो डिनोट करते हैं एच से। किससे? 2 हेनरी, 4 हेनरी, ये ओम और कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड जैसी यूनिट है, जब में क्लैरिटी होनी चाहिए। तेरे को याद कर, मैंने कुछ बातें बताई थी कि आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर सी बराबर क्यू बाई वी, कुछ याद है? आर वी पे डिपेंड, आर आई पे डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड इट्स डायमेंशंस। कैपेसिटेंस क्यू पे डिपेंड, वी पे डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन और मटेरियल अंदर। इन द सेम वे एल डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, नंबर ऑफ टर्न। वो भाई साहब ई और डी आई बाई डी टी पे डिपेंड, अरे नहीं आया। हालांकि इसके 2 फॉर्मूले, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी। सोच इसको ऐसे देख, अगर तू बहुत ध्यान से देखेगा तो ई डी टी क्या चीज? ई डी टी फ्लक्स है बेसिकली। ई क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। क्या चीज है? अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज है? डी फाई बाई डी टी लिखेगा तो असलियत में क्या लिखा गया? क्या डी टी ने डी टी को मार दिया? फाई इक्वल्स टू एल आई? नहीं आया, तो उसको ई डी टी लिख, इधर लिखा सकता है ना। व्हाट इज ई डी टी? फाई फ्लक्स। नहीं आया, तो असलियत में ई डी टी क्या चीज? ई डी टी इक्वल्स टू कहां गया? एल डी आई। वो माइनस में ले रहा, इधर इधर कर लो, तो ये क्या बन गया? फ्लक्स। क्या बन गया? तो बेसिकली टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई। कई यहां से भी शुरुआत करी जा सकती है, कई किताबों में आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लॉजिकल है। देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई, वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल सेल्फ इंडक्टेंस को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, या फिर लिखा जा सकता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। जो फॉर्मूले की जरूरत हो यूज कर लो। पर यह बात सत्य है कि सेल्फ इंडक्टेंस न तो फ्लक्स पे डिपेंड करती है, ना करंट पे करती है, ना इंड्यूस्ड ईएमएफ पे करती है, ना डी आई बाई डी टी। अरे यार मुझे लगा तुम्हें आया। ये वैसा ही फैक्टर है जो किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ द लूप, शेप एंड साइज ऑफ द लूप। नहीं आया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? क्या होती है? साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, आपको याद होनी। सेल्फ क्यों नाम लिया गया, बोलो क्लियर है क्या? खुद ही में करंट चेंज की वजह से क्या खुद ही में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है? नहीं आया, आया नहीं आया। अभी एक इलस्ट्रेशन लूंगा, तेरे को बाद और क्लैरिटी समझ में आएगी, चल साथ में ले लेता हूं, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से सुनना कैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकाली जाती है और क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस। अभी लिख लेंगे अपन, पहले सुन अच्छे से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैं जो सोलेनॉइड होता है ना, उसी को आपको समझा देता हूं। सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस से तेरे क्लैरिटी आएगी। सोलेनॉइड देख, ज्यादातर सोलेनॉइड कुछ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स और ये सब। एक्चुअली सवाल ऐसे आते हैं, मैं आपको बताता हूं। ऐसे सवाल आएगा डायरेक्ट, इसको तो याद ही रखना है वैसे आपको। मान लो इसकी लेंथ एल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और याद है कुछ अपन छोटा एन पे डिफाइन करते थे, एन बाई एल। इसका रेडियस आर है। बस ऐसा बोलते हैं कि इसी सेल्फ इंडक्टेंस बताओ, इसी क्या बताओ, क्या बताओ, ऐसा पूछते हैं। करंट नहीं देते क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस उस बात पे डिपेंड। तो हम इसको निकालते कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम इस फॉर्मूले पे जाते हैं, इस पे
L इक्वल टू 5 टोटल बाई आई। अगर हमसे पूछा गया तो मान लो अज्यूम करंट आई, क्या करो, अज्यूम करंट आई। अगर करंट आई तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, म्यू नॉट एन आई। तो फ्लक्स इन वन लूप क्या हुआ, सब लोग बोलेंगे म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो एक लूप में फ्लक्स है यार, तुम्हें नहीं आया। टोटल फ्लक्स क्या है, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन एल। एन एल मतलब टोटल टर्न्स, एन एल मतलब हो। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, टोटल बाई आई, 5 टोटल बाई प्राण प्रकेरु सेल्फ इंडक्टेंस एल क्या लिखी गई, 5 टोटल बाई आई। आई को नीचे ले आओ, तो क्या है 5 टोटल बाई आई, देख आई ने आई को मार दिया, बचा कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। देख, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द डायमेंशंस। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स एंड द, इसको रखने का एक और बहुत आसान तरीका देख, पाई आर स्क्वायर एल क्या है, वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम है ना, तो उसको ऐसे भी रख सकते हो तुम, काम आती है, क्योंकि म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वेयर वी इज व्हाट, तो सॉलिनॉइड की ये सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, विच इज अ फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। यस और नो, शेप एंड साइज ऑफ द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। अरे हाँ ना बोल यार, ऐसे भी बोल सकते हैं मटेरियल इनसाइड, यहाँ पे मैंने म्यू नॉट जो लिया है वैक्यूम लिया है, अगर कुछ और लेते तो क्या म्यू नॉट म्यू आर आ जाता, कुछ नहीं याद है तुम्हें, अरे नहीं याद है, तो ये वैसा ही फैक्टर आया। अब ये वैसा ही जब वो समय ला रहा है, वो छुपाई कलर वो समय, बोलो ना, क्या बोले, कुछ समझ आया तो बोले ना, फिर तो कुछ बात चमकी। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, पहले जो बोला चमका। अब है ना, तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस में लिख, जो मैं लिखा रहा हूं फिर लिखना चालू करना। लिख, जब एक लूप में करंट चेंज करा जाता है, जब एक लूप में करंट चेंज करा जाता है तो खुद में करंट चेंज की वजह से खुद ही में फ्लक्स चेंज होता है। जब एक लूप में करंट चेंज करा जाता है तो खुद ही में करंट चेंज की वजह से खुद ही में फ्लक्स चेंज होता है, खुद ही में फ्लक्स चेंज होता है। इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से खुद ही में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, खुद ही में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। खुद ही में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। यह इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यह इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड एक कांस्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड एक कांस्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि डायमेंशन ऑफ द लूप्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप पे डिपेंड करता है। जो कि डायमेंशंस ऑफ द लूप एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप पे डिपेंड करता है। एंड इट इज नोन एज पानी दे दो कोई उसको। एंड इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। एंड इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। एंड इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। एंड इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। बोलो, अब जो बोर्ड पे लिखा है वो सब लिख दो।
जो बोर्ड पे लिखा है सब लिख लो अब। मैंने सुना है पिंक मूवी के रिव्यूज अच्छे हैं। हैं, ये देखो ये सारा, और कोई ज्ञान नहीं है इतना, किसकी क्या रेटिंग है ना, मतलब इतना, मतलब एक्टिव क्विक रेस्पॉन्स। तेरी बोतल ले गए तो क्यों दूसरे की बोतल में से पानी पी रहा है? प्यास लग रही तो इसका क्या मतलब है? छीन छान के पानी पी लो। और कई लोग तो बाल्टी लाते हैं तो 10-20 लोगों को पिला सकते हैं। बाल्टी है ये तो बोतल लाते हैं या पूरा? अरे एक मिनट, उतारो। उतार लिया तुम लोगों ने? अब देख, नहीं ना, तुम भी ना, हमेशा रोकते रहते हो। चलो एक आध छोटी छोटी चीजें पूछता हूं आपसे। बेसिकली कोई भी लूप, कोई भी सोलेनॉइड, कोई भी लूप में प्रॉपर्टी हो सकती है, और उसे डिनोट करने का, जैसे रजिस्टर को अपन ऐसे डिनोट करते थे ना, इसका इंडक्टर का नोटेशन ऐसा होता है, सोलेनॉइड जैसा। कोई जरूरी नहीं पर सोलेनॉइड हो, एक लूप को भी इंडक्टर बोला जा सकता है। वो तो इंडक्टर, वो तो इसकी लूप की प्रॉपर्टी है ना, किसी प्रॉपर्टी है लूप की, पर इसे डिनोट ऐसे करते हैं इंडक्टर, और इसे बोलते हैं एल हेनरी। क्या बोलते हैं? एल हेनरी। बोलो क्लियर है एकदम? ये बेसिकली इंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडक्टर। ये थर्ड एलिमेंट है आपके सर्किट का, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। हालांकि रजिस्टर कैपेसिटर जितना इसको नहीं पढ़ा जाता, बहुत ज्यादा नहीं आता है, उसी में हो जाता है, और जल्दी इसलिए भी पढ़ पाते हैं क्योंकि हम पहले रजिस्टर कैपेसिटर सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा उसको नहीं करते, बहुत ज्यादा डिटेलिंग तुम्हारे लिए है नहीं उसमें। ध्यान से देखते हैं। क्या अब मान लो मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं कि आपका ऐसे एक इंडक्टर है 2 हेनरी का। कितने का? 2 हेनरी। ये दिया हुआ है आपको। कितने का? क्या आवाज नहीं, कितने का? अच्छा, आपको बोला गया कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और आपको बोला कि यहाँ पे करंट जो है वो ऐसे जारी है, और बोला गया कि करंट घट रहा है, और di/dt की वैल्यू आपको बोली हुई है 4 एम्पियर पर सेकेंड घटने की, -4। बोलो क्लियर है? मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q? प्लस माइनस का ध्यान रखना, सिंपल सवाल है, शर्माओ मत। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, गड़बड़ मत करो। क्या यार तुमसे नहीं हुआ है? अरे पोटेंशियल डिफरेंस L di/dt है ना। L कितना? 2, di/dt कितना? 4। तो क्या 8 आएगा? अब बस ये बताना है प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, कौन हायर होगा, P की Q? क्या करंट घट रहा है तो क्या करंट को बढ़ाना चाहेगा या घटाना चाहेगा? तो ऐसे बैटरी बनेगी, माइनस आएगा। बैटरी कैसे लगाऊं कि ये करंट बढ़े? पूरे सर्किट को सोच।
अरे कभी तो हाँ ना बोल। बैटरी कैसे बनेगी? करंट घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो हम बढ़ाना चाहेंगे घटाना चाहेंगे? अरे लेंज लो, ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा करंट ने कर रहा है कि करंट के घटने ने? करंट के घटने। कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। और देख, करंट ऐसे बढ़ रही है, di/dt 2 एम्पियर पर सेकेंड, L 5 हेनरी, ये P और Q। व्हाट इज Vp माइनस Vq? जल्दी बोलो। प्लस माइनस, करंट ऐसे जा रहा है और बढ़ रहा है, तो इधर बहाना चाहेगा, ऐसे बनेगी बैटरी। तो -10 आएगा मेरे हिसाब से। अरे कितना आएगा? अरे कितना आएगा? अरे कितना आएगा? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब असली में सर्किट के पार्ट होंगे, तो आपको सर्किट जैसे अपन प्लस माइनस करके लिखते थे ना, वो लिखना आना चाहिए। मैं वो समझाऊं, ध्यान सुनना पहले। तो ये चमका सबको? और रिलेशन लू या समझ आ गया? आया नहीं आया? मतलब ऐसे लिखने का है ना, एक लॉजिकल की बजाय एक मैथमेटिकल तरीका भी बताता हूं। तू याद कर, रजिस्टर में कैसे लिखता था? प्लस से करंट जिधर जाता था उधर प्लस माइनस लगा देते थे, और घटता था माइनस, और बढ़ता था तो। अब रजिस्टर में कैसे लिखते थे? प्लस माइनस लगाया, अगर अपन अलोंग द करंट चले तो माइनस आया, या नहीं आया। यहां पे भी आप क्या करो, ऐसे लिखो, समझना। करंट इधर जा रहा है, यहां से यहां गए, तो सोचना, यहां से यहां गए तो Vp करंट के अलॉन्ग गए तो माइनस प्लस माइनस। अब लिख लो चुपचाप, L di/dt। L क्या है? 2 इंटू di/dt क्या है? +4 -4 इक्वल्स टू Vq। अब ये -4 अपने आप टेक केयर कर लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत। आप तो सिंपली करंट की तरह लिखो, IR की जगह लिखो L di/dt। क्या लिखो? क्या लिखो? क्या लिखो? और di/dt को साइन के साथ रखो। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, और घट रहा है तो देख, इसमें Vp माइनस Vq की वैल्यू क्या है? माइनस। यहां पे देख करंट कैसे चल रहा है, ऐसे, तो मुझे प्लस माइनस ऐसे मार्क कर लेना चाहिए। Vq -5 इंटू 2 इक्वल टू Vp। अरे ये बार बार अपने को अक्ल लगाने की जरूरत। अपन पुराना प्रोसीजर ही अपना लेते हैं, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्योंकि अब जो सर्किट आएंगे उसमें रजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। ये तो सर्किट है बहुत सारे, धीरे धीरे सर्किट में घुसेंगे अब हम। LR सर्किट में, कौन सी सर्किट में? LR सर्किट में। ये तो लॉजिकल बात है, पर उसके पहले हम बेसिक बातें तो सीखे उसकी। नहीं आया, आया नहीं आया, प्राण पखेरु, अरे सोच लो। बहुत बढ़िया साहब। मान लो मैं बोलूं कि आपका एक सर्किट ऐसे है जिसमें रजिस्टर बैटरी दोनों आ गए, 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 हेनरी, करंट ऐसे जा रहा है 2 एम्पियर, di/dt की वैल्यू 3 एम्पियर पर सेकेंड, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्या तू ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता है? yes, बैटरी रेजिस्टेंस को पहले से आता है, इंडक्टर मैंने अभी सिखाया है। अरे क्या कोई भी सर्किट का पार्ट हो सकता है? yes, ऐसे सवाल आएंगे नहीं, पर ऐसे करे बिना कुछ आएगा भी नहीं आगे। अरे हाँ ना बोल यार, करके बताओ। चलो, इंडक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है अपन ने, प्लस की माइनस? हटे, चलो चेक कर लेते। प्लस आ रहा है, चलो यहां से प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। VA घटे तो कितना? 2 इंटू 3 -10 -2 इंटू 2 इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से तो यह आंसर है। मेरे हिसाब से VA माइनस VB 20 आया भाई साहब। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब बहुत सारे कर सकते हैं, पर ये प्रैक्टिस है। तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, सोच लो। अब इसमें कहानी और चालू होगी। एनर्जी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्या पढ़ाऊंगा? एनर्जी, है ना। फिर अपन इसको और आगे चलेंगे। अगले टर्न फिर कह रहा हूँ शीट लेके आओगे, अगले टर्न शीट का काम चालू हो जाएगा। और क्या पढ़ोगे जो आएगा? डिट्टो सेम में लिखाऊंगा भी नहीं तुम्हें, इसे पढ़ के रखना प्लीज, नहीं तो सन्नाटे में चले जाओगे। क्या पढ़ के रखना है? RC सर्किट,